हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिशा अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच शिक्षण विधियां लेके आया हूं। शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, भाषा शिक्षण कराते समय कौन कौन सी विधियां प्रयोग करी जाती हैं, तो वो चीज हम जानेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधियां क्या होती हैं और शिक्षण प्रणाली क्या होता है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा अंतर बताया था आपको। अब इसके बाद हम जो है शिक्षण की विधियां अलग अलग रूपों में अलग अलग चीजों में कैसे प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में जानेंगे इस ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण, भाषा शिक्षण की विधियां। भाषाओं को सिखाने, सीखने तथा सिखाने के संदर्भ में समय समय के साथ साथ अनेक विधियां विकसित हुई। यानी जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे बदला और वैसे वैसे समय के साथ साथ अनेक प्रकार की विधियां भी विकसित हुई। काय के लिए? तो सीखने के लिए और सिखाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए जो है भाषाओं को सीखने सिखाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की विधियों का विकास हुआ। अपने समय तथा विशेष समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए के उद्देश्य से ही अलग अलग विधियों का सृजन हुआ। जैसे अब रचना की बात करें, रचना विधि, तो रचना कराने के लिए अलग प्रकार की विधि का निर्माण हुआ। यानी अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है, उसमें क्रिएटिविटी का विकास करना है तो उसके लिए अलग, गद्य के लिए अलग, पद्य के लिए अलग, तो गद्य पद्य अलग। वहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग, जो अपने मूक बधिर बच्चे हैं उन बच्चों के पढ़ाने के लिए भाषा कैसे उनके अंदर में डेवलप करनी है उसके लिए अलग। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जरूरत वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके विशेष समूहों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार की विधियों का सृजन किया गया। तो कोई बच्चा अगर व्याकरण समझने वाला है, व्याकरण उसको पढ़ाना, तो व्याकरण पढ़ाने के लिए उसकी विधि अलग। वहीं अगर कोई जो है वो कविता सीखने वाला बच्चा है, कविता सिखाना, तो उसके लिए विधि अलग। तो ऐसे अलग अलग समूहों के लिए जो है वो विधियों का अलग अलग प्रकार का जो है वो सृजन किया गया, उसका जो निर्माण किया गया। प्रत्येक विधि अपने आप में भाषा शिक्षण की किन्हीं चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करती है। यानी जो भाषा है, भाषा के अलग अलग जो स्वरूप है, भाषा के जो अलग अलग स्वरूप है वो क्या, तो जैसे बात करें तो गद्य हो गया, तो गद्य गद्य को सिखाने के लिए अलग तरीका होगा। वहीं जो पद्य होगा तो पद्य को सिखाने के लिए अलग तरीका होगा। तो गद्य को, पद्य को, वहीं नाटक जो है, नाटक को सिखाने के लिए अलग तरीका। तो अलग अलग जो है चीजों को गद्य भाषा में को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का जो है उपयोग किया गया। और एक विधि दूसरी विधि से अलग और उसकी कुछ चुनौतियां भी सामने देखने को आई। तो हर शिक्षक जो है उन उन विधियों को कैसे पढ़ाते समय उसका प्रयोग करे, तो इसके लिए भी उसको चुनौतियां आई। तो ऐसे ही अलग अलग चीजों के लिए लोग है, एक ही विधि हर जगह प्रयोग में नहीं आई। एक ही चीज, एक ही मेथड से हर हर चीज को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो पाए, तो इसके लिए अलग अलग विधियों का जो है सृजन किया गया। तो जो चुनौतियां, एक विधि से सब चीजों को नहीं करा जा सकता, तो जो चुनौतियां आई उन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि अलग अलग प्रकार की विधियों का सृजन किया गया। तो चलिए देखते हैं कि वह किस किस लिए, किसके किसके लिए जो है वो विधियों का सृजन किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैसे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं हैं। तो विधाओं में जैसे जो है वो व्याकरण शिक्षण है, तो व्याकरण शिक्षण कराने के लिए अलग विधि। वहीं जो है गद्य शिक्षण है, तो गद्य शिक्षण के लिए जो है अलग प्रकार की विधि। पद्य शिक्षण जो होता है, पद्य शिक्षण कराने के लिए जहाँ कविता गायन ये सब का कराया जाता है वो। फिर उसके बाद जो है रचना शिक्षण कराने के लिए जो है अलग प्रकार की विधियों का निर्माण किया गया। फिर वहीं जो है एक नाटक शिक्षण जो है, नाटक शिक्षण भी एक जो है वो कराने की, भाषा की प्रकार की जो है वो विधा है, उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षण जो है कराने के लिए विधियों का प्रयोग किया गया। वहीं कहानी शिक्षण जो है, कहानी का बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की मेथड का निर्माण किया गया। वहीं भाषण शिक्षण जो है, भाषण भी देने के लिए बच्चों को, तो वो भाषण कराने के लिए बच्चों को कैसे करा जाए, यानी जो है बच्चे कैसे रीडिंग डेवलप कैसे करें, रीडिंग करने के लिए बच्चों को कैसे रीडिंग उनकी विकसित करी जाए, कैसे रीडिंग वो कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो वो करने के लिए जो है कैसे अलग अलग प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाए। वहीं लेखन कराने के लिए भी जो विधियों का प्रयोग करने के लिए जो है वो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की शिक्षण को कराने के लिए विधियों का निर्माण किया गया। और उन्हीं विधियों को जो है वो शिक्षक अलग अलग रूपों में बच्चों के लेवल के हिसाब से जो है उसका प्रयोग किए। तो आइए चलते हैं एक एक जो है विधियों के बारे में, और एक एक शिक्षण में कैसे कैसी विधियों का निर्माण होता है, कैसे कैसी विधियां थी, उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शिक्षण की विधियां जो है वो अलग अलग रूपों में कैसे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक आपको टेबल में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि जो है वो अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। तो जैसे सब्जेक्ट सिखाने के लिए, सब्जेक्ट में क्या, तो सब्जेक्ट में बात करें तो जैसे जो है वो साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो ये सब सिखाने के लिए, इन सबको सिखाने के लिए, वही होम साइंस हो गया, इनको सिखाने के लिए विधियों का प्रयोग जो है अलग होगा। वहीं अगर भाषा सिखाने की बात हुई तो भाषा सिखाने के लिए, तो भाषा में क्या, तो भाषा में कोई भी भाषा, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे जो है संस्कृत भाषा हो, वो उस भाषा को सिखाने के लिए विधियों का प्रयोग अलग होगा। वहीं अगर बात करें तो जो चिल्ड्रन विथ हियरिंग इंपेयरमेंट है, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनको भाषा सिखाने के लिए, उनको भी भाषा सिखाने की जरूरत पड़ती है। तो उनको भाषा सिखाने के लिए जो है वो चीज अलग जरूरत पड़ी। तो आइए जानते हैं, एक एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भाषा, जो सब्जेक्ट है, विषय है, विषय में जैसे बात करें तो साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इनको सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियों का जो है वो उपयोग किया जाता है, शिक्षक कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। तो जैसे जो है शिक्षा का उपयोग करने के लिए तो लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट में जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। वहीं हिस्टोरिक मेथड, इतिहास को पढ़ाने के लिए जो है वो हिस्टोरिक मेथड का उपयोग किया जाता है। टीम टीचिंग जो है, अगर कोई प्रोजेक्ट कराना है या फिर अगर कोई बच्चों को साथ में मिल करके कराना है तो टीम टीचिंग का उपयोग किया जाता है। वहीं जो है ह्यूरिस्टिक मेथड, खोजपूर्ण विधि, तो खोजपूर्ण विधि जो है वो साइंस में अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो ये खोजपूर्ण विधि का प्रयोग किया था। वहीं प्रोजेक्ट मेथड है, जो अगर कोई बच्चों को प्रोजेक्ट देना है, साइंस का प्रोजेक्ट देना है, मैथ का प्रोजेक्ट देना है, तो प्रोजेक्ट दे करके जो है बच्चों को सिखाने का तरीका है। तो ये भी एक मेथड है जो टीचर जो अपने यहाँ प्रयोग करते हैं। फिर वही प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, मैथ में अक्सर प्रयोग होता है, साइंस में प्रयोग होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी जो है टीचर अपना प्रयोग करते हैं। वही एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड है। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो एनालिटिक अलग और सिंथेटिक अलग रूप में मिलेगा। वही इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये सब विषयों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर बात करें तो इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे जो है ये सारी विधियां जो है, जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। वहीं अगर बात करें तो भाषा शिक्षण कराने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, तो वहाँ पे टास्क बेस्ड अप्रोच है कि कोई एक टास्क हमको दे दिया जाता है, उस टास्क के आधार पे जो है, या कोई टीचर जो है टास्क ले लेता है, उसके आधार पे बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करता है और भाषा का आदान प्रदान करता है। तो एक टास्क बेस्ड अप्रोच होता है। वहीं कोऑपरेटिव जो मेथड होता है कि बच्चों के साथ में मिल करके जो है एक ऐसा वातावरण तैयार करता है कि उस वातावरण में भाषा को इस तरह से कॉन्टेक्स्ट रेडी करता है कि उसमें जो है भाषा का आदान प्रदान करता है। तो कोऑपरेटिव मेथड हो गया। फिर कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड में एक जो है एक कंटेंट, एक पैसेज या एक लाइन जो है वो टीचर बोलेगा, एक लाइन जो है बच्चा बोलेगा, उसके अलावा तो इसको कन्वर्सेशन मेथड भी कहते हैं। तो कम्युनिकेटिव मेथड के जरिए भी जो है भाषा को सिखाया जाता है। वहीं बाइलिंगुअल मेथड, एक भाषा को समझ करके, जैसे हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के जरिए फिर दूसरी भाषा को सिखाना, तो ऐसे बाइलिंगुअल मेथड भी प्रयोग किया जाता है। वहीं इक्लेक्टिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो है ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। वहीं डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो है अलग अलग प्रकार की जो है मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अब वही बात करते हैं जो भाषा सिखाने की जो अलग दूसरी CWHI बच्चों को भाषा सिखाने की जो विधि है, उसके बारे में जो है थोड़ा जान लेते हैं। वही जो है, चलिए या तो यहाँ पे वापस से बात कर लेते हैं। बाइलिंगुअल मेथड मैंने बात कर ली। इक्लेक्टिक मेथड में जैसे कोई अगर किसी भी वस्तु का कोई सार है, तो सार को बताने के लिए जो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड में मैंने पीछे मैंने बताया हुआ था कि एक्टिविटी बेस्ड, कुछ ऐसा जो है बच्चों की संरचना में एक्टिविटी ऐसी उनको दे देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम बच्चे जो है वहां से खुद से भाषा का निर्माण करें और खुद से भाषा को सीखें। तो ऐसे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड भी प्रयोग कहते हैं। फिर वही ट्रांसलेशन मेथड जो है वो हम उसका अनुवाद करके, अनुवाद मेथड भी जो है प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट मेथड की जो भी कुछ है वो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़े तो प्रत्यक्ष विधि भी जो है वो प्रयोग की जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग तो भाषा के बहुत सारी जगहों पे प्रयोग होता है। तो ये सब हम जो है वो विस्तार में अलग अलग रूपों में हम इन सभी को जानेंगे। वहीं अगर बात करते हैं CWHI बच्चों के लिए, तो CWHI बच्चों के लिए जो स्ट्रक्चरल मेथड का प्रयोग किया जाता है और नेचुरल मेथड का प्रयोग किया जाता है, कंबाइंड मेथड का प्रयोग किया जाता है और मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमको जो है इसमें से ये हमको खास अभी भाषा के ऊपर फोकस करके जो बात करनी है। तो बात करते हुए चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं और अलग अलग विषयों में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। बात करते हैं भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है। तो भाषा शिक्षण में सबसे पहली विधि जो है वो आगमन विधि का प्रयोग होता है। समवाय विधि, पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग होता है। निगमन विधि है, निगमन विधि का प्रयोग होता है। आगमन निगमन विधि दोनों एक साथ मिलकर के प्रयोग होता है। सूत्र विधि का प्रयोग होता है। वही भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग होता है। औपचारिक विधि का प्रयोग, अनौपचारिक विधि का प्रयोग होता है। अव्याकृति विधि, जिसको सिद्धांत विधि भी कहते हैं, तो इस विधि का प्रयोग जो है वह व्याकरण सिखाने के लिए प्रयोग में होता है। तो इन सब चीजों को जो है विस्तार में हम आगे एक एक विधि के अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो है हम वीडियो बनाएंगे। तो उसमें जो
जो है हम वो दिखाएंगे। उसे हमने ये हमारा उसमें आप देख सकते हैं हमारा जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें देख सकते हैं, वहाँ पे सब वीडियो बना करके एक एक वीडियो को अलग अलग दिखाया गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं गद्य शिक्षण की विधियां, तो गद्य शिक्षण की विधियां जो है अर्थबोध विधि, मतलब अगर गद्य गद्य सिखाना है तो वहाँ पे अर्थबोध विधि, उद्बोधन विधि जो प्राथमिक स्तर पर प्रयोग होती है, प्रश्नोत्तर विधि है वो भी प्रयोग होती है, व्युत्पत्ति विधि वो संस्कृत में अक्सर जो है संस्कृत का गद्य सिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, व्याख्यान विधि का प्रयोग होता है, टीका विधि व्याख्यान का संक्षिप्त ही रूप है, उसको जो है वो टीका विधि का प्रयोग होता है। वहीं प्रसंग विधि कोई उदाहरण देकर के जो है वो कोई प्रसंग के साथ में जोड़ करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे गद्य शिक्षण की जो है ये सारी विधियां जिनका हम प्रयोग करते हैं गद्य शिक्षण कराने के लिए। वहीं आगे चलते हैं, बात करते हैं तो रचना शिक्षण, रचना शिक्षण के लिए भी जो है हम प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, वहीं जो है माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की अलग अलग विधियां हैं, उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की अलग अलग विधियां उसका उसका जो है जिक्र करते हैं। चलिए बात करते हैं रचना शिक्षण की प्राथमिक स्तर पे कौन कौन सी विधियों प्रयोग होती है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है प्रयोग करी जाती है प्राथमिक शिक्षण पे। फिर उसके बाद चित्र वर्णन का प्रयोग किया जाता है, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, लेख विधि का प्रयोग किया जाता है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है, भाषा शिक्षण जो है अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो भाषा शिक्षण का प्रयोग जो है प्राथमिक स्तर पे किया जाता है। वहीं बात करते हैं माध्यमिक स्तर पे कौन कौन सी विधियां हैं। तो रूपरेखा विधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। जो उद्बोधन विधि है, उद्बोधन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रवचन विधि का प्रयोग किया जाता है रचना शिक्षण कराने के लिए, जहाँ पे बच्चा कुछ न कुछ रचना करता है। रचना में जैसे बात करें तो कविता का निर्माण करना, या फिर किसी ड्राइंग का निर्माण करना, या फिर कोई कहानी का निर्माण करना, या भाषण का निर्माण करना, तो ये सब रचनाएं बच्चा जो है करता है। तो उस रचना में परिचर्चा के माध्यम से भी जो है बच्चों को सिखाते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं, और मंत्रणा विधि का भी जो है वो प्रयोग करते हैं साथ साथ में। अब ये जो है वो हमने बात करी माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियां थी। अब बात करते हैं उच्चतर माध्यमिक स्तर पे कौन कौन सी रचना शिक्षण के लिए विधियों का प्रयोग होता है। तो विमर्श विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है, वो जो है प्रयोग कहते हैं। निर्देश विधि है जो है, समवाय विधि जो है, और विश्लेषण विधि, ये विधियां जो है वो उच्च शिक्षण में रचना शिक्षण कराने के लिए प्रयोग करी जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं नाटक शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है। तो नाटक शिक्षण के लिए व्याख्या विधि का प्रयोग होता है, आदर्श नाट्य विधि का प्रयोग होता है, कक्षा विनय विधि का प्रयोग होता है, और साथ साथ में रंगमंचा विनय विधि का भी प्रयोग होता है। तो ये नाटक शिक्षण जब हम कराते हैं, नाटक शिक्षण नाटक पढ़ाते हैं, तो उस समय पे शिक्षक जो है इन इन विधियों का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं पद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं अलग अलग स्तर पे। तो प्राथमिक स्तर पे पद्य शिक्षण कराने के लिए छोटे बच्चों को जो है कराने के लिए कैसे कराते हैं, तो गीत करा करके यानी गीत विधि के माध्यम से कराते हैं, नाटक करा करके अभिनय विधि के माध्यम से कराते हैं, एक लाइन का अर्थ कराते हैं तो अर्थबोध करा करके कराते हैं, बच्चों का जो है रसास्वादन कराते हैं, उस कविता का पूरा भाव बताते हैं, तो रसास्वादन विधि ये प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करी जाती है। वहीं बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियां प्रयोग करी जाती हैं। तो माध्यमिक स्तर पर खास जो है 2 विधियों का प्रयोग होता है, व्याख्या विधि और खंडान्वय विधि या प्रश्नोत्तर विधि का जो है प्रयोग होता है माध्यमिक स्तर पर। वहीं बात करते हैं कि पाठ्य शिक्षण की जो उच्च स्तर पे, उच्चतर माध्यमिक स्तर पे कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है। पद्य शिक्षण कराने के लिए यानी कविता शिक्षण कराने के लिए तो व्यास विधि का प्रयोग होता है, तुलनात्मक विधि का प्रयोग होता है, और समीक्षात्मक विधि का प्रयोग जो है वो पाठ्य शिक्षण विधि कराने के लिए जो वो पद्य शिक्षण विधि पद्य कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रीडिंग शिक्षण, रीडिंग टीचिंग कराने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है। तो रीडिंग कराने के लिए जब हम रीडिंग कराते हैं, बच्चों की रीडिंग डेवलप कराते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। तो अक्षर बोध विधि का प्रयोग होता है, देखो और पढ़ो विधि का प्रयोग होता है, ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग करा जाता है, अनुकरण अनुध्वनि विधि का प्रयोग किया जाता है, और संगति विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है जब हम रीडिंग बच्चों का डेवलप कराते हैं और रीडिंग की टीचिंग कराते हैं, तब उस टाइम पे इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब बात तो है यहाँ पे जो है हमने ये इतनी सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत करी, ये सारी शिक्षण विधियां जो है वहां पे प्रयोग करी जाती हैं। तो वो अब जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इसके आगे एक एक चीजों का एक एक जो है शिक्षण विधियों का आपके सामने वो वीडियो जो है वो बनाऊंगा। वैसे कुछ वीडियो बन चुकी है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।